नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस आज मना रहा है 26 जनवरी 2022 को। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों आता है? देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर को, लेकिन गणतंत्र दिवस की तारीख 26 जनवरी क्यों है? तो आइए इसी की कहानी आज हम जानेंगे कि आखिर इस डेट के पीछे का इतिहास क्या है। कौन सी वो घटना थी हमारे आज़ादी के आंदोलन में जिसने इस डेट को हमारे इतिहास में एक इंपॉर्टेंट पड़ाव बना दिया। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स और पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। सारे लेक्चर्स जो हमारे चैनल पर आते हैं यू विल गेट देयर अपडेट्स ओवर देयर। रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में अनअकैडमी के कोर्सेज पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा। तो अगर आप 2023 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 2024 की भी कर रहे हैं तो आपको 1 ईयर या 2 ईयर कोर्स पर 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिससे आप प्रीलिम्स और उसके आगे मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो जून में प्रीलिम्स और सितंबर में मेंस होता है, उस साइकिल के लिए परफेक्टली ये कोर्स आपके लिए टेलर मेड है। तो इसको अभी सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस लर्नर्स के लिए आज दिन में 2 बजे एक हमने क्विज रखा है। इस क्विज में हिस्सा लेकर रिपब्लिक डे से जुड़े हुए सवालों को आंसर करके आप अट्रैक्टिव प्राइजेस जीत सकते हैं। अगेन द लिंक इज देयर इन द फर्स्ट कॉमेंट। भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी तो मिल गई, लेकिन भारत में उसके बाद भी कुछ समय तक हेड ऑफ स्टेट गवर्नर जनरल हुआ करता था। अब गवर्नर जनरल का पद ब्रिटिश कालीन था। 1 साल के लिए उस पद पर माउंटबेटन ही था और उसके बाद में सी राजगोपालाचारी जी बने थे भारत के गवर्नर जनरल। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी, लेकिन अगले 2.5 सालों तक भारत का हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश मोनार्क ही था। अब यहां पर इस बात को समझिए कि ब्रिटिश मोनार्क के पास कोई असीम शक्तियां नहीं है भारत के लिए। ही इज जस्ट द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। जैसे आज के समय भारत में राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है, उनके पास भी कोई ट्रू पावर नहीं है। वैसे बहुत सारी पावर्स हैं, पॉलिटी के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति के पास कितनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो भारत के अंदर ज्यादा शक्तियां प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के पास हैं। ये बात आप सभी जानते होंगे, समझते होंगे। तो भारत की आजादी के 2.5 साल तक देश में हेड ऑफ स्टेट वाज द ब्रिटिश मोनार्क, लेकिन 26 जनवरी के दिन ये सब कुछ बदल जाता है। 1950 में हमारा संविधान लागू किया जाता है। इंडिया बिकम्स अ रिपब्लिक दैट डे। रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र हम बनते हैं। हमारे हेड ऑफ स्टेट अब चुने जाएंगे। हेड ऑफ स्टेट राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाएगा। अब अगर आप हमारा प्रियम्बल देखें जो संविधान के बिल्कुल शुरुआत में है, तो उसमें भी संविधान को अडॉप्ट करने की डेट 26 नवंबर 1949 बताई गई है। तो इस दिन संविधान लागू क्यों नहीं हुआ? इस दिन लागू इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि 2 महीने बाद आ रही थी तारीख 26 जनवरी की, और 26 जनवरी भारत के आज़ादी के आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है। कैसे? 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन भेजा। इसका ऑफिशियल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, और इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। उन्हीं के नाम के पीछे इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। कमीशन का मकसद ये था कि भारत में संवैधानिक बदलाव किस तरह से किए जाएंगे, इसके बारे में एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, इसके बारे में आगे का रोड मैप तैयार किया जाए। बेसिकली साइमन कमीशन को ये देखना था कि 1919 में हुए मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स किस तरह से काम कर रहे हैं और भविष्य में उनमें क्या बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तो भारत के लोग इससे काफी नाराज थे। इंडियंस ने इसके खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट किया। साइमन गो बैक का नारा दिया गया। साइमन कमीशन के विरोध को देखते हुए इंग्लैंड में भारतीय मामलों के मंत्री बिर्केनहेड ने यह चैलेंज सामने रखा देश के कि आपको लगता है कि साइमन कमीशन नहीं, आप संविधान बना सकते हो अपने देश का, तो एक काम कीजिए, आप खुद फ्रेमवर्क बनाइए। हम चैलेंज देते हैं भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको ध्यान में रखते हुए, सभी कम्युनिटीज को ध्यान में रखते हुए, सबकी सहमति से अपना खुद का संविधान का रास्ता तय करिए। आप अपना फ्रेमवर्क बनाकर हमें दीजिए। हम देखते हैं कि आप आपस में झगड़ने बैठ जाते हैं या फिर बना पाते हैं या नहीं। तो इस चैलेंज को भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज ने स्वीकार किया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाई गई, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। फरवरी 1928 में इन्होंने अपनी मुलाकात करी और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को यह टास्क दिया गया कि आप फ्रेमवर्क तैयार करें कि भारत में आगे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किस प्रकार से आएंगे। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई उसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। तो ये कौन से नेहरू हैं? मोतीलाल नेहरू हैं। ही इज द फादर ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ये भी कांग्रेस के सीनियर नेता थे। अब मोतीलाल नेहरू और इनकी रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार के समक्ष डिमांड रखी गई डोमिनियन स्टेटस की। तो डोमिनियन स्टेटस जैसा उस वक्त ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को दे दिया गया था, वैसा ही डोमिनियन स्टेटस भारत को भी दे दिया जाए। डोमिनियन एक ऐसा स्टेटस होगा जहां पर भारत के पास
कुछ मामलों में स्वायत्तता होगी, लेकिन कुछ मामलों में स्वायत्तता नहीं भी होगी और हम ब्रिटिश एम्पायर से जुड़े रहेंगे। यानी कि ओवरऑल हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश मोनार्की रहेगा। इंटरनल गवर्नेंस सारी हमारे लोगों के हाथ में आ जाती, लेकिन जैसे फॉरेन रिलेशंस या फिर आर्मी जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही लिए जाते थे या लिए जाएंगे, ऐसा डोमिनियन स्टेटस में होता। अब डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कांग्रेस के बूढ़े नेताओं ने, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने तो रख दी, लेकिन कांग्रेस के जवान नेता, उस समय के जवान नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अगर हम डोमिनियन पर रुक गए तो हमें पूरी आज़ादी 50-60 साल तक शायद नहीं मिलेगी। ये बात उनको समझ में आ गई थी। तो कांग्रेस के जवान नेता लेड बाय नेहरू एंड बोस, इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी स्थापित कर ली, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो ये कांग्रेस के अंदर ही एक प्रकार का अलग संगठन इन्होंने स्थापित किया और इनकी डिमांड ये थी, ये प्रेशराइज कर रहे थे कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को कि आप डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की डिमांड करो। जब नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करी तो अंग्रेजी सरकार के लिए ये काफी आसान था। उन्होंने कहा ठीक है, डोमिनियन स्टेटस देना है, दे देंगे। कब देंगे, तारीख नहीं बताई गई, बट हाँ इवेंचुअली आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। ये वादा भारत में उस समय के वाइसरॉय अरविंद ने कर दिया। तो अरविंद की ये घोषणा दिवाली 1929 के आसपास करी जाती है, समटाइम इन अक्टूबर 1929। तो इसको दिवाली डिक्लेरेशन भी कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में इस पर सवाल आ सकता है, इसे याद रखिएगा, हाईलाइट करके रखिएगा। अब डोमिनियन स्टेटस की घोषणा तो कर दी अरविंद ने, लेकिन इसी बीच क्या होता है कि इंग्लैंड में सरकार बदल जाती है। अब पावर में आती है कंजर्वेटिव पार्टी और वो भारत को डोमिनियन स्टेटस या किसी भी प्रकार की आज़ादी देने के फेवर में नहीं थी। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत थोड़ा बहुत भी डोमिनियन स्टेटस या स्वायत्तता हासिल कर ले, तो इन्होंने वादा खिलाफी कर दी। इसके कारण अरविंद के भी अब हाथ बंधे थे। तो भारत में वाइसरॉय अपने स्तर पर तो आज़ादी दे नहीं सकता है, डोमिनियन दे नहीं सकता, वो तो ब्रिटिश सरकार का फैसला था। तो अरविंद को अपने वादे पर मुकरना पड़ा और कांग्रेस अब बिल्कुल खुश नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि एक तो हम आपसे डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं जो थोड़ी ठीक ठाक डिमांड है, पूरी आज़ादी भी नहीं मांग रहे। आपने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया कनाडा को दे दिया है ये स्टेटस और आप हमें देने से ये मना कर रहे हो। तो कांग्रेस के नेता इससे काफी नाराज हो जाते हैं और अब मोतीलाल नेहरू जैसे पुराने नेता नहीं बल्कि सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नए नेता, कांग्रेस का जो ये जवान खून है, ये थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है और कहता है कि अब हम डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को हटाते हैं, लेट अस आस्क फॉर पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी की डिमांड करते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का सेशन होता है लाहौर में। कांग्रेस के सेशन अक्सर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हुआ करते थे। इस लाहौर सेशन में भी 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन के बारे में बात कही जाती है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था कांग्रेस के सफर में, क्योंकि पिछले 30 साल से पार्टी केवल डोमिनियन स्टेटस या फिर स्वराज की डिमांड कर रही थी, अब पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रही है। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी तय किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि कुछ महीने बाद होने वाली थी उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे और अगर पूर्ण स्वराज नहीं मिलता तो सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च किया जाएगा। 31 दिसंबर की रात को कांग्रेस के सभी नेता रावी नदी के तट पर जाते हैं। ठिठुरती हुई उस सर्दियों की रात में नदी का पानी अपने हाथ में लेकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक हम देश को आज़ाद नहीं करा देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो इस प्रतिज्ञा के साथ 31 दिसंबर को यह सेशन समाप्त होता है। लेकिन 31 दिसंबर पूर्ण स्वराज डे नहीं है। कारण क्या है कि देखिए, रेजोल्यूशन तो पास हो गया, कांग्रेस का सेशन समाप्त हो गया, लेकिन कुछ दिन का समय उन्होंने दिया लोगों को कि आप 26 जनवरी को, आज से 25-26 दिन बाद एक सेलिब्रेशन करना। आज से 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, किसके मेमोरी में, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन के पास होने की मेमोरी में। तो हमने, कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी है और हर साल को हम 26 जनवरी को आज़ादी के दिन के रूप में मनाएंगे। एक और रीज़न था, क्या होता है ना कि पेपर वर्क होने में थोड़ा समय लग जाता है। तो 31 दिसंबर को घोषणा तो कर दी, लेकिन वो जो पूरा ड्राफ्ट है वो तैयार होकर उस पर कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के सभी मेंबर्स के साइन करवाकर ऑफिशियली उसे प्रस्तुत करने में कुछ दिन का समय भी लग जाता है। तो वो सब दिन उन्होंने कैलकुलेट करके 26 जनवरी की तारीख तय करी कि 26 जनवरी को हम देश भर में कार्यक्रम मनाएंगे। तब तक क्या है कि सब जगह इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाती है देश के हर शहर में कि आपको 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाना है। तो 31 दिसंबर को उन्होंने ये वाला फ्लैग, जो मॉडिफाइड रूप में आज इंडिया का फ्लैग है, इसे फहराया। इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ रात को ये झंडा फहराया गया था मिडनाइट पर रावी नदी के किनारे। जैसा कि कांग्रेस अधिवेशन में तय किया गया था, 26 जनवरी को पूरे देश में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि मार्च तक आप हमें आज़ादी दे दो, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। वो लॉन्च कर दिया गया और 1930 के बाद हर साल कांग्रेस 26 जनवरी को आज़ादी दिवस के रूप में या पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाती आई थी। अब 1947 में जब देश को आज़ादी मिलने वाली थी तो पहले ऐसा लग रहा था कि शायद 1948 जनवरी में आज़ादी मिलेगी, लेकिन फिर कुछ कारणों से आज़ादी को थोड़ा सा प्रीपोन कर दिया गया।
अगर आपको ये जानना है कि क्यों प्रीपोन किया गया तो आप मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज को देखिए, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों आज़ादी प्रीपोन करी जाती है। तो 15 अगस्त डेट तय करी गई आज़ादी की, और इस दिन के बाद से वाइसरॉय का ऑफिस खत्म हो गया, लेकिन गवर्नर जनरल का ऑफिस बना रहता है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियंस के लिए गवर्नर जनरल का ऑफिस बना रहा, और गवर्नर जनरल के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त होगा वो ब्रिटिश राजा के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रिटिश राजा अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर सकता है। तो जैसे राजा जी को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल 1948 में, तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखी थी ब्रिटिश राजा को कि हमारा यानी कि भारतीय मंत्रिपरिषद का यह मानना है कि राजगोपालाचारी को हमारा गवर्नर जनरल बनाना चाहिए, और इस पर ब्रिटिश राजा ने अपनी मुहर लगा दी। तो ब्रिटेन के राजा को साइन करने का अधिकार तो था, लेकिन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में यह बात साफ लिखी गई थी कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश राजा की भारत और पाकिस्तान की सरकारों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो यहां पर ब्रिटिश राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। ही हैड टू साइन ऑन वॉट एवर द इंडियन कैबिनेट सेंट हिम। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट ने यह भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी संविधान सभाएं बनाएंगे और अपना संविधान खुद लिखेंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे। ऑफ कोर्स ये प्रोसेस लंबा होता है, इसमें 2-3 साल का समय लग जाता है। कई देश तो 10-10 सालों से अपना संविधान लिख रहे थे, लेकिन भारत ने ये काम 2-3 साल के अंदर अंदर पूरा कर लिया। 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान पूरा तैयार था। ये उस दिन का एक फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि ये कौन है, इनका नाम बताइए। ये भी हमारे आज़ादी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नायक हैं, इनका नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हो गया, उस पर संविधान सभा के सभी सदस्यों ने अपने साइन कर दिए और कहा कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी, अब आप जब चाहें इसे लागू कर दीजिए। लेकिन उसी समय कांग्रेस के नेता, जो ऑफकोर्स ज़्यादातर सब कैबिनेट के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि देखो 26 जनवरी की डेट आने ही वाली है, हम पिछले 20 साल से 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, आज़ादी 15 अगस्त को मिल गई, लेकिन कम से कम हम संविधान को तो 26 जनवरी के दिन लागू कर सकते हैं। तो ये तय किया जाता है कि 26 जनवरी को ही पूरा संविधान लागू होगा। लेकिन एक फैक्ट याद रखिएगा कि संविधान के कुछ प्रावधान, कुछ आर्टिकल्स 26 नवंबर से ही लागू हो गए थे, खास करके जो सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट और ट्रांजिशनल पावर से संबंधित थे, वो सभी उस दिन लागू हो गए थे, और पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, और इसे ही डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं। इसी तारीख को सेलिब्रेट करने के लिए 1951 से एक परेड का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारत की सैन्य टुकड़ियां या फिर हमारे अस्त्र शस्त्र यहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं, और इसे हम रिपब्लिक डे परेड कहते हैं। वैसे ये ट्रेडिशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि रिपब्लिक डे परेड का जो ट्रेडिशन है, हमने सोवियत यूनियन से काइंड ऑफ इंस्पायर होकर अडॉप्ट किया था, क्योंकि सोवियत यूनियन में इस तरह की एक बड़ी परेड होती थी उनके स्थापना दिवस के दिन। तो 26 जनवरी का ये दिन, जो पहले पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था, 1950 से ये बन गया गणतंत्र दिवस। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा, कहानी इंटरेस्टिंग लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस को अवेल कर सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शनल का कोर्स भी यहाँ अवेलेबल है। सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के बाद आप हमारे नए बैचेस में जुड़िए। हर हफ्ते नए बैच बनते हैं। 27 जनवरी यानी कि कल से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। EMI ऑप्शन पर आप इन सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। हर संडे को कॉम्बैट आयोजित किया जाता है। कॉम्बैट इस बार का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित होगा, तो थोड़ा सा आसान है इस बार के कॉम्बैट को करना अगर आपने पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रखा है। और काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइजेस हैं आपके पास जीतने के लिए। सो डू टेक पार्ट इन कॉम्बैट, लिंक इज देयर इन द फर्स्ट कॉमेंट। हमारी ये फ्री टेस्ट सीरीज है, इनका जरूर उपयोग कीजिए। मिडीवल हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीरीज है, इसको भी आप ज्वाइन करिए। मिडीवल हिस्ट्री का लेक्चर आज रात को आ जाएगा। ड्यू टू सम रीजंस आई वाज नॉट एबल टू मेक द लेक्चर्स। आज से वो सीरीज रिज्यूम हो रही है। हमारे ऑप्शनल के कुछ नए चैनल्स आ रहे हैं, इन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।